दिख भी रहा होगा। वेरी गुड इवनिंग, हेलो हेलो। अच्छा हाँ, मेरा नाम क्या है भाई, एक बार मैं अपना नाम भी बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको रीजनिंग पढ़ाने वाली हूँ और मेरा नाम गरिमा है, यानी आपकी गरिमा मैम आपको रीजनिंग में एक्सपर्ट बना देंगी। ये मैं आपको विश्वास और बिलीव दिलाती हूँ, अगर आप मुझसे एक बार रीजनिंग कंप्लीट कर लोगे तो आप इंडिया में होने वाले किसी भी एग्जाम में बैठोगे ना, तो रीजनिंग आपको सबसे इजी सब्जेक्ट लगेगा, सबसे कम टाइम में आप कर पाओगे। ये मेरा विश्वास आपके लिए है, लेकिन हाँ उसके लिए आपको खुद से भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, सो स्टडी फ्रॉम योर क्लासेस, यू टीचिंग अमेजिंग नितिन, थैंक यू सो मच। चलो, ओरिएंटेशन क्लासेस का मतलब यही है कि हम एक तरीके से आज की इस क्लास में केवल इंट्रो बताने वाले हैं। अब इंट्रो में क्या होगा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमें जो टाइम मतलब क्या पेपर में आता है जो हम टारगेट कर रहे हैं। तो हम जो पेपर में टारगेट कर रहे हैं ना, वो हमारा टारगेट है रीजनिंग एबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो हमारे टोटल मिला के नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 होते हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, इसलिए टोटल मिला के कितना होगा 60 मार्क्स का, 23 जा 60, 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होंगे, ठीक है। चलिए भाई, और आपको 45 मिनट मिलेंगे इस पूरे सेक्शन के लिए। किसके लिए? न्यूमेरिकल मतलब मैथमेटिक्स और रीजनिंग, इन दोनों को मिला के कॉम्बिनेशन कॉम्बो आपको 45 मिनट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो 45 मिनट्स, तो इसमें भी 20, ये 3 हो जाएगा, ठीक है, और ये 20 इंटू 3 हो जाएगा, तो आपको टोटल मिला के कितने बन जाएंगे 60 और 60 बन जाएंगे, डन है, ठीक है। चलिए, और बाकी चैप्टर्स बाकी सिलेबस तो सब अपने अपने टीचर्स बताएंगे, हम बात इसका कर रहे हैं। अब मैं बात करती हूँ कि आपके रीजनिंग का इसमें सिलेबस क्या है, हमें कौन कौन से चैप्टर्स को कवर करना होता है, ठीक है। चलो, तो रीजनिंग एबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारा इसके सिलेबस क्या रहता है, इसको एक बार डिस्कस करते हैं। The question in this part intend to measure the candidates जनरल लर्निंग एबिलिटी। इस मतलब जो हमारी रीजनिंग पूछी जाती है उसको पूछने का बेसिक मीनिंग ये होता है, एग्जामिनर आपके बेसिक नॉलेज जो है, आपकी बेसिक लर्निंग स्किल्स है, वो जानना चाहता है कि आप चीजों को कितनी जल्दी कैच करते हो। फिर चाहे आप आर्ट साइड से हो, आप साइंस साइड से हो, आप कॉमर्स से हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलो, द क्वेश्चंस विल बी ब्रॉडली बेस्ड ऑन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ज्यादातर जो ब्रॉडली बेस्ड होता है वो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पे होते हैं। अब अल्फा न्यूमेरिक क्या होता है, जिसमें अल्फाबेट और जिसमें नंबर्स दोनों सीरीज में आ जाए, या मान लो केवल अल्फाबेट या केवल नंबर्स, तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। सीरीज का मतलब क्या है, जैसे भाई एक बात बताओ, मैं आपको 1 2 3 लिखूं, आगे पूछो क्या आ जाएगा, तो ये नंबर सीरीज ही तो हो गई, तो हमको पता है 1 2 3 के बाद में 4 आता है। या मैं आपको लिख दूं ACE, तो आप बोलोगे मैम ये ए के बाद में बी छोड़ के सी, डी छोड़ के ई, तो अगले में एफ छोड़ के जी आ जाएगा, तो ये अल्फाबेट की सीरीज हो गई, ठीक है। तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज मतलब जिसमें अल्फाबेट और जिसमें नंबर्स का रोल हो, और सीरीज का मतलब एक पैटर्न में बढ़ती हुई कोई भी चीज, ठीक है। दूसरा, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग का मतलब होता है कि जब भी हम किसी वर्ड को किसी दूसरे लेटर से कोड कर दे और आपको बोलो कि अब आपको पहचानना है कि कैसे कोड किया है। जैसे मैं आपको बोल दूं मैं ए को बी बोल रही हूं, तो इसका मतलब सॉरी, आप बोल दो कि मैम आपने ए को अगर बी बोला है तो हम ये कह सकते हैं आपने ए को नेक्स्ट लेटर का नाम दे दिया है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि बताओ भाई के को क्या बोलेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है अगर ए को बी बोला जा रहा है तो के को नेक्स्ट लेटर बोल दोगे, एल बोल दोगे। तो एक बेसिस पे जैसे एक लेटर को कोड किया है वैसे ही सेम हमें दूसरे लेटर को कोड करना होता है, ठीक है। मान लीजिए मैंने किसी वर्ड को कोड कर दिया, जैसे मैंने आपको बोल दिया पुलिस को टीचर कहा जाता है, पुलिस को टीचर कहा जाता है, तो बताइए चोर को कौन पकड़ेगा, तो अब यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ठीक है। इफ पुलिस इज कॉल्ड टीचर, तो हु विल कैच द थीव्स, ठीक है, चोरों को कौन पकड़ेगा, तो आप बोलोगे टीचर। कैसे? क्योंकि वैसे तो पुलिस पकड़ती है, बट यहाँ कोड क्या बोला है, पुलिस का कोड टीचर बोल दिया है। तो ऐसे करके हम किसी भी वर्ड का, किसी भी नंबर का, जैसे भी कोडिंग करेंगे हमें उसको डिकोड करना है, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाती है कोडिंग डिकोडिंग। अगला पार्ट क्या आ जाता है, एनालॉजी। एनालॉजी में क्या होता है, इसको हम बोलते हैं सादृश्यता। इसको हम क्या बोलते हैं भाई, सादृश्यता। सादृश्यता का एनालॉजी का मतलब होता है सिमिलैरिटी, ठीक है। सादृश्यता का मतलब क्या होता है भाई, सिमिलैरिटी मतलब होता है, मतलब
समानता। समानता मतलब कि आपको कोई भी नंबर, कोई भी लेटर के बीच में क्या सिमिलैरिटी है। जैसे मैं अगर आपको बोल दूं कि 749 से रिलेटेड है, तो 9 किससे रिलेटेड होगा? तो आप बोलोगे मैम 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 81 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 का 49 होगा, तो 9 का 81 हो जाएगा। तो ये सिमिलैरिटी हो गई ना, तो इसको हम बोलते हैं एनालॉजी। इसके बाद में फॉलोइंग डायरेक्शंस, मतलब आपको डायरेक्शन और डिस्टेंस के क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे दिशा और दूरी, एक पर्सन नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है, वो अपने राइट टर्न हो गया, लेफ्ट टर्न हो गया, ऐसे आपको कोई भी डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया जाता है। नेक्स्ट में क्या आता है? सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। ये तो अपने आप में सिमिलैरिटी तो एक तरीके से एनालॉजी हो गई, एनालॉजी मीनिंग भी सिमिलैरिटी होता है। तो सिमिलैरिटी में आपको भाई पूछ लेगा, जैसे क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीजन की कमी हो रही है क्या? जैसे मैं आपको बोल दूं रेड, ठीक है, मैं आपको बोल दूं ब्लू और ग्रीन, बताइए जैसे ये तीनों मतलब एक रिलेशन है इन तीनों का, वैसे ही इन चारों में से किसका रिलेशन होगा? मैं आपको बोल दूं पिंक होगा, ठीक है, व्हाइट होगा और ब्लैक होगा, ठीक है, या फिर वॉलेट होगा। बताओ इसमें से क्या रिलेशन हो जाएगा? तो आप एक बार को देखोगे कि मैम ये तीनों ना विवग्योर, विवग्योर जानते हो? इंद्रधनुष, यानी कि जो 7 कलर्स ऑफ रेनबो, उसमें हमारा रेड भी आता है, ब्लू भी आता है, ग्रीन भी आता है, बट उसमें पिंक नहीं आता, उसमें व्हाइट नहीं आता, उसमें ब्लैक नहीं आता, उसमें वॉलेट आता है। तो आपको पूछ लिया जाएगा कि जैसे ये तीनों सिमिलर हैं, वैसे फोर्थ कौन सा सिमिलर होगा? तो हमें ऐसे, या फिर हमसे अलग पूछ लिया जाए, मान लीजिए अगर मान लीजिए मैं अब तीनों आपको बाकी के 3 दे दूं इसी के कलर्स, जैसे चलो एक एग्जांपल ले लेती हूँ इसी क्वेश्चन से, जैसे ये तीनों रिलेटेड है, इनमें से कौन सा रिलेटेड नहीं होगा? मान लो मुझे वॉलेट बोल दिया है ना, मुझे इंडिगो बोल दिया, मुझे येलो बोल दिया और व्हाइट बोल दिया, तो आप बोलोगे मैम देखो अलग पूछा है ना, तो ये तीनों इसके कलर्स है विवग्योर के, तो ये वाला जो तीनों है ये विवग्योर के कलर्स है, व्हाइट जो है वो विवग्योर का कलर नहीं है, व्हाइट विवग्योर का कलर नहीं है। तो आप क्या कर दोगे? इसको अलग कर दोगे। समझ आ गई ना बात? यहां तक एकदम क्लियर है सारी चीजें? बोलोगे यस मैम। तो ऐसे करके हमसे अलग पूछा जा सकता है। जम्बलिंग क्या होता है? व्हाट इज जम्बलिंग? चलो जम्बलिंग देखो क्या होता है। मैंने आपके सामने एक वर्ड लिख दिया, मैंने बोला भाई देखो लो भाई, अब मैंने आपके सामने 4 वर्ड्स लिख दिए, 4 लेटर्स सॉरी, और मैंने बोला ये जम्बल्ड है। जम्बल्ड का मतलब होता है नॉट अरेंज, नॉट अरेंज्ड, यानी कि हिंदी में बोले तो अव्यवस्थित। ठीक है, तो मुझे इसको अरेंज करना है, मुझे इसको व्यवस्थित करना है, और फिर मुझे शब्द बताना है, फिर मुझे इसका बताना है कि कैसा ये शब्द है। ठीक है, तो आप बोलोगे यस मैम। तो ये क्या हो जाएगा? सिमिलैरिटी और जम्बलिंग। तो अब मैं बोलूंगी तो प्ले बन जाएगा भाई। अगर मैं इसको अरेंज करूंगी तो इसको हम जम्बलिंग बोलते हैं, जो अरेंज नहीं है, नॉट अरेंज। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिसिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिसिस। ठीक है, तो देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग में कई चैप्टर्स आ सकते हैं। जैसे मुझे मान लीजिए छोटी सी कोई पजल पूछ ली है ना, जैसे मान लीजिए मुझे कोई मिसिंग नंबर पूछ लिया, जैसे कोई नंबर्स का एक पूरा चार्ट दे दिया, उसमें से एक नंबर मिस कर दिया, तो मुझे एनालिसिस करनी है कि इस जगह क्या आ सकता है, बाकी पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ठीक है, उसके बाद नॉन वर्बल रीजनिंग बेस्ड ऑन डायग्राम्स, जैसे कि मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, हिडन इमेज, जितने भी इमेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो सभी नॉन वर्बल में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? नॉन वर्बल में। ठीक है, एज कैलकुलेशंस, मतलब एज रिलेटेड क्वेश्चंस जो आप मैथ्स में भी पढ़ते हो, है ना, एक सन है एक फादर है, दोनों की टोटल एज 40 है या 50 है, बताओ इन दोनों का रेशियो इतना है, तो फादर कितने का होगा, सन कितने का होगा, बेटा कितने का होगा, पिता कितने का होगा, इनकी एजेस की कैलकुलेशंस आती हैं। ठीक है, चलो उसके बाद में क्या हो जाएगा? तो अब इसमें हो जाएगा कैलेंडर एंड क्लॉक, और बाकी आपको कैलेंडर क्लॉक एक्सेट्रा का मतलब ये हो जाता है कि हाँ भाई जो बचे हुए बेसिक चैप्टर्स रीजनिंग के हैं
वो सभी हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास ये पूरा सिलेबस है। अब हम बात करते हैं कि हम तैयारी कैसे करने वाले हैं। ठीक है, हमारी जो तैयारी की स्ट्रैटेजी होगी, इसको हम तैयार कैसे करेंगे, हाउ टू प्रिपेयर। तो देखो, मेरा बेसिक सा बहुत छोटी सी कुछ चीजें बता देती हूँ कि हमें किस तरीके से चलना है। देखो, रीजनिंग हमें सीखनी है ना, सबसे पहले तो मुझे चैप्टर वाइज ये पता होना चाहिए कि चैप्टर में टाइप्स कितने हैं, है ना। सबसे पहले जैसे मान लीजिए कोई चैप्टर है, मैं आपको एक चैप्टर पढ़ा रही हूँ कोडिंग डिकोडिंग, तो आपको क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए कोडिंग डिकोडिंग कितने टाइप्स की होती है, हाउ मेनी टाइप्स, कि ये एक टाइप है, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप, चौथा टाइप। मान लीजिए मुझे 4 तरीके से पूछी जाएगी, फिर उन टाइप्स में उसके रूल्स क्या है। मतलब सबसे पहले मुझे चैप्टर पता होना चाहिए, फिर उसके टाइप्स पता होने चाहिए, फिर उसमें रूल्स क्या है, मतलब इस ये टाइप कैसे कैसे सॉल्व होगा। फिर उसके रूल्स के बाद में जब हम बेसिक सीख गए, तो भाई उसके शॉर्ट तरीके क्या होंगे, उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी। तो हमें कुछ इस तरीके से चीजों को पता रखना है। चैप्टर कौन सा है, उसमें कितने टाइप है, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होता ना कितने टाइप है, तो जब हम एग्जाम में करते हैं ना, तो हम अगर मिक्स पढ़ लेते हैं ना, जैसे टीचर्स हैं आपको मिक्स पढ़ा दिया कि ये चैप्टर है, ऐसे ऐसे इसकी चीजें होती हैं, तो आपको जब तक एग्जैक्ट टाइप नहीं पता होगा, जैसे मान लीजिए कभी किसी चैप्टर का कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया, आपसे थोड़ा वो लग नहीं रहा है, तो आप क्या करोगे, एक बार उसके सारे टाइप रिकॉल करोगे, ये वाला ये वाला ये वाला, फिर आपको लगेगा कि अब भी नहीं लगा, तो आप स्किप कर दोगे। तो हमारे पास वो एक पैटर्न होना चाहिए कि जब मैं ये डिसाइड कर पाऊं कि मेरे जितने भी टाइप थे वो खत्म हो चुके हैं। अगर मिक्स पढ़ोगे तो कभी ये डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि मुझे इसको छोड़ना है या मुझे इसको पढ़ना है। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तो वही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको चैप्टर टाइप्स बताया करूंगी, रूल्स बताया करूंगी, फिर उसके शॉर्ट ट्रिक्स कराया करूंगी। और ये सब क्या होगा, पहले आपको ये सब की थ्योरी हो जाएगी इन सब चीजों की, और फिर उसके बाद में आपकी प्रैक्टिस हुआ करेगी। ठीक है, जब आपकी थ्योरी हो जाएगी, तो जैसे मैंने आपको, अब 1 आवर की क्लास है, तो 45 मिनट्स या 40 मिनट्स में या 30 मिनट्स में, जैसे भी चैप्टर है डिपेंड करता है, मैंने उसके टाइप बता दिए, शॉर्ट ट्रिक्स बता दी, रूल्स बता दिए। अब नाउ व्हाट इज द टाइम, टाइम फॉर प्रैक्टिस, कि मैंने जो सीखा क्या मैं उसको अप्लाई कर पा रही हूँ, ये मैं कब डिसाइड करूंगी, जब मैं खुद से प्रैक्टिस करवाऊंगी आपको। ठीक है, तो हम कुछ इस तरीके से कोई एक ऐसा पूरा ट्री बनाते हुए अपनी क्लासेस को करने वाले हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना कोई बहुत फंडा ऐसा है कि अरे मैम ने ये बता दिया, कुछ भी नहीं। अब आते हैं हम एक अपने आज की क्लास के एक मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। देखिए, जब रीजनिंग की शुरुआत होती है, ठीक है, एक बात याद रखना, जब रीजनिंग की हम शुरुआत करते हैं, तो एक काम करते हैं रीजनिंग की शुरुआत में, और वो हम क्या करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो देखो भाई, रीजनिंग की शुरुआत में हम एक काम करते हैं कि जब भी कभी रीजनिंग हम शुरू करेंगे, एक सेकंड रुक जाना, ठीक है, ये था ना हमारा, ठीक है, इसको तो मैं बाद में कर दूंगी, सॉरी। ठीक है, हम इसको बाद में ऐड कर लेंगे, अभी मैं आपको जो मिस, इस, ठीक है, बस एक मिनट, रीओपन हो जाने दो। मैम आपका नाम क्या है, मैम ने आते ही बता दिया था नाम, माय नेम इज गरिमा। ठीक है, चलो ओपन हो गया, गलती से वो बंद हो गया था। हाँ भाई, ठीक है, तो अब हम लोगों ने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलोगे नो मैम कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीजें हमें क्लियर है। ठीक है, कि हमारा पैटर्न क्या होने वाला है। अब हम आ रहे हैं अगले पॉइंट पे। हमें ना जब भी कभी हम रीजनिंग स्टार्ट करते हैं, तो हमें सबसे ज्यादा जो जरूरत पड़ती है वो अल्फाबेट की पड़ती है। रीजनिंग में अल्फाबेट की जरूरत हमें सबसे ज्यादा पड़ती है। कम से कम 5 से 6, 4 से 5 चैप्टर्स हैं जो केवल अल्फाबेट पे डिपेंडेंट हैं। तो हमें इस अल्फाबेट की 2 चीजें याद होनी चाहिए।
कि अल्फाबेट की पोजिशनल वैल्यू क्या होती है, जिसको हम प्लेस वैल्यू बोल देते हैं। ये अल्फाबेट कौन कौन सी प्लेस वैल्यू पर आते हैं हमें ये पता होना चाहिए। ये अल्फाबेट्स कौन कौन सी प्लेस वैल्यू पे आते हैं हमें ये पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपको इसको याद करने की बहुत बेहतरीन सी शॉर्ट ट्रिक बताऊं तो एक वर्ड होता है इजोटी। अगर इस वर्ड को आप याद रखो, इस एक वर्ड को आप एक वर्ड की तरह याद रखो कि इजोटी इज अ वर्ड विच हैज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 multiples of 5 which has place value multiples of 5, यानी ये एक ऐसा शब्द है जो 5 के गुणक इसकी प्लेस वैल्यू होते हैं। 5 के गुणक का मतलब है 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 15 20 25, इसके बाद तो होती नहीं है, 26 पे खत्म। तो 5 10 15 20 25, 5 10 15 20 25, 5 10 20 वो 5 10 15 20 25, तो ये होती है इसकी बेटा क्या होती है, पोजिशनल वैल्यू होती है। ये क्या होती है, इसकी पोजिशनल वैल्यू होती है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई? बोलोगे यस मैम। अच्छा ये लाइट जल रही है, मैं कह रही हूँ ओ बार बार छुप कैसे जा रहा है, ये सामने की लाइट बंद करनी। अब ओ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? मैंने इसको डार्क कर दिया, फिर भी मैं सोचूं हमारा ओ क्यों नहीं दिख रहा है। चलो ठीक है, तो ये क्या होगा आपको पता चल गया। देखो T20 जब से मैच आया है तब से सबको पता है कि T20 पे आता है, और इवन बहुत सारे लोगों को तो ये आज पता चलेगा कि अच्छा मैच का नाम ऐसे है, T20 पोजिशनल वैल्यू होती है, ये कई लोगों को नहीं पता होता है, तो याद रखना। अच्छा Z से जस्ट पहले Z26 पे उसके जस्ट पहले 25 आता है, Y सबको पता है। ये तीनों स्टार्टिंग के याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। EJO 5 10 15, अब इससे क्या फायदा होता है, जैसे आपको किसी भी लेटर की पोजिशनल वैल्यू पूछी तो 5 अगर आपको ये याद होंगे ना तो 5 इसके पहले वाले 5 इसके बाद में वाले आपको याद हो जाएंगे। जैसे क्या हो जाएगा, जैसे आप देखिए अब आपने ई देखा तो ई का डी और एफ, ध्यान से देखना। आपको जैसे किसी ने बोला बताओ डी की पोजिशनल वैल्यू क्या होती है, तो आपको अगर डी ई पता है ना 5, तो डी उसके जस्ट पहले है 4 आ जाएगा। अगर किसी ने आपसे एफ की पोजिशनल वैल्यू पूछी तो ई 5 पे है ना, तो एफ कितने पे आ जाएगा, ई एफ 6 पे आ जाएगा। तो आप बोलोगे मैम एफ 6 पे आ जाएगा, है ना, समझ में आ गई बात। ऐसे ही सब देखो जे, अब आप बोलोगे मैम जे से पहले और बाद में, तो जे अगर आपसे कोई बोले आई और कोई बोले के, तो जे के बाद में के 11 पे, अगर ये 10 पे आता है तो आई के बाद में जे तो ये 9 पे। आई तो देखो वैसे भी मैं आपको बता देती हूँ, आई की तो अपने आप में इमेज ही 9 बनी हुई है, आई की तो इमेज ही 9 बनी हुई है, ठीक है मैम। सच्ची में मुझे आज पता चला कि T20 मैच ऐसा भी है। हाँ बहुत सारे लोग हैं, मुझे भी कुछ सालों पहले जब ये चीज पढ़ी थी तो मैंने सोचा अरे यार हमने तो इतना फोकस ही नहीं किया कि T20 नंबर पे आता है, और मैं सच बता रही हूँ आधे से ज्यादा हिंदुस्तान को ये बात पता नहीं होगी। सही कह रहे हो, मैं आज एक रील बनाऊंगी इस बात के ऊपर, है ना, तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है ये। तो देखो आई की तो आप ऐसे याद कर सकते हो, आई अपने आप में 9 नंबर खुद ही बताता है ना। चलो ठीक है, ठीक है भाई, तो अब आई जे, अब ये जे आई के हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा, जे ओ का देखो, ओ से जस्ट पहले एन आता है बाद में पी आता है, तो एन ओ, अगर आप एन पूछोगे ओ पी, ये 16 हो जाएगा, ठीक है, और ये 15 हो गया। चलिए ओ के बाद में बेटे टी कितना आ जाएगा, ये एस हो जाएगा, ये यू हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर y हो जाएगा तो y x और z, तो ये 26 पे हो जाएगा, ये 24 पे हो जाएगा, कितने पे हो जाएगा, ये 24 पे हो जाएगा और ये 26 पे हो जाएगा, ठीक है। तो 14 16 19 21 24 26 दिस इज द करेक्ट, इसको ऐसे हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए तो बस आपको किसी ने x बोला तो x y, आप बोलोगे y 25 पे तो x तो 24 पे आना चाहिए, y z 25 26। किसी ने बोला S तो S T20 पे तो S पहले है 19, U TU तो U 21 पे, तो आपको 5 10 15 तो ऐसे याद हो गए, ठीक है। अब 15 के बाद में देखते हैं, देखो स्टार्टिंग के ABC कोई ऐसा है जिसको अभी इतना छोटा बच्चा तो कोई पढ़ने नहीं आया है जिसको यही ना पता हो कि ABC की पोजिशनल वैल्यू क्या होती है, A1 B2 C3, ठीक है। और उसके बाद में D तो यहां से स्टार्ट हो गया, D E F है ना, फिर तो स्टार्ट हो गया। बोलोगे यस मैम।
अच्छा, इसके बाद में कुछ ऐसी पोजिशनल वैल्यू होती हैं जो इजोटी के आगे पीछे नहीं आई हैं, क्योंकि हमारे पास में 15 ये हो गई, 3 6 9 12 15 16 17 18 ये हो गई, 18 हो गई। अब हमारे पास अभी भी 8 बची हुई हैं। तो कुछ पोजिशनल वैल्यू तो ऐसी हैं जो अपना नंबर खुद बताती हैं। अब देखो उनकी इमेज देखना जरा कैसे, एक होती है जी और एक होती है क्यू। अब मैं तुम्हें अगर ध्यान से देखूं तो बताओ इनके नीचे कौन सा लेटर इसको बता रहा है। तो आप बोलोगे मैम ऐसा तो 7 बनता है और ऐसे तो 7 बनता है, तो ये 17 हो गया। यानी जी के नीचे भी 7 है, क्यू के नीचे भी 7 है, तो एक 7 हो गया और क्यू 17 हो गया। अब इतना तो हमें पता होता है ना, क्यू बाद में आता है, जी पहले आता है, तो 2 ये हो, 8 ही तो बचे हैं ना। देखना भी हम 8 कैसे कंप्लीट कर देंगे 8 को। तो ये कौन सा हो गया, बोलोगे मैम देखो जी 7 और 17, ठीक है। ऐसे ही एक आता है एच, सॉरी एच कह रही हूं, एम और डब्ल्यू। अब जरा एम और डब्ल्यू को देखना, एम और डब्ल्यू ये किसकी इमेज है, ये 3 की इमेज है। मैं 3 को नीचे कर दूंगी तो एम, मैं 3 को ऊपर कर दूंगी तो डब्ल्यू, 3 को नीचे कर दूंगी एम, 3 को ऊपर कर दूंगी तो डब्ल्यू। ध्यान रखना, बोलोगे यस मैम। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे मैम इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे, 3 को नीचे एम, 3 को ऊपर डब्ल्यू, तो इसमें अब क्या हो जाएगा, तो आप सिंपल सिंपल इसको बोलोगे कि मैम ये 13 पे आता है और ये 13 पे आता है। तो किसकी इमेज है, देखो इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो इसमें आप एम और डब्ल्यू 23, ठीक है, 4 हो गए, 8 ही तो बचे थे ना, 8 में से 4 ये हो गए कि नहीं हो गए, याद हो गए आप लोगों को। चलो एक और इमेज आती है आर और एच, है ना। अब जरा इसको ध्यान से देखना, अगर मैं आर को नीचे से भी घुमा दूं तो ये क्या बन गया, आपको 8 नहीं दिख रहा। अगर मैं एच को ऊपर नीचे से घुमा दूं तो ये आपको 8 नहीं दिख रहा। तो आप बोलोगे मैम ये 8 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, चलिए आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है भाई। चलो एक सेकंड बताना, 1 मिनट रुक जाना बच्चों। एक मिनट रुक जाना बस। ठीक है चलो, ठीक है। तो देखो अब ये आपने देखा कि अगर मैंने आर को नीचे से घुमा दिया तो 18 हो गया, और मैंने एच को भी नीचे ऊपर से घुमा दिया तो 80 तो बन रहा है। इतना तो मुझे पता है, एच पहले आता है, ये बाद में आता है, ठीक है। यानी जैसे आपको ऊपर से घुमा हुआ दिख जाए, जैसे आपको घुमा हुआ दिख जाए, ये हो गया। तो 8 में से कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6, अब 2 बच गए केवल। कौन सा बच गया, एक आपने खूब सुना होगा, एक 2 नंबर बी, बचपन में सुना होगा टीचर्स से, जब हमें बी और वी का डिफरेंस नहीं समझ में आता था तो टीचर हमें यही समझाते थे, 2 नंबर 22 नंबर। आपके टीचर्स ने कभी समझाई ऐसी बात कि 2 नंबर बी और 22 नंबर, तो भैया 22 नंबर इजोटी में नहीं आया था, ठीक है। इसके अलावा लास्ट कौन सा लेटर बचा, एक देखो सिंगल ये वाला बच गया। अगर हम 1 और 2 को मिलाते हैं तो आपको कोई लेटर दिख रहा है, क्या बनता है, तो आप बोलोगे मैम 12 में एल बन रहा है। देखो 1 और 2 एल बन गया कि नहीं बन गया, तो ये 1 और 2 को मिला के तो लिख दिया मैंने, तो ये एल बन जाता है। तो ये हमारे सारे के सारे क्या हो गए, पोजिशनल वैल्यू हो गई। आई होप
कि आप इनको याद रखोगे, नहीं भूलोगे, भूलने वाली चीज भी नहीं है, ठीक है। बस तो इजोटी 5 उसके पहले, 5 उसके बाद में, बाकी 8 लेटर्स आपको याद रहने चाहिए। आई होप कि आपको पता हो गया होगा, एक बार जरूर बता देंगे कि यस मैम हम इसको गलत नहीं करेंगे, ठीक है। चलो भाई, इसके अलावा अगर आप इसको देखोगे तो एक होती है रिवर्स वैल्यू, ठीक है। जितने भी लेटर्स होते हैं इनके रिवर्स या अपोजिट कहते हैं, है ना, रिवर्स या अपोजिट वैल्यू। देखो रिवर्स और अपोजिट वैल्यू क्या होती है, जैसे जब हम एबीसीडी को लिखते हैं तो टोटल मिला के हमारे पास 2 पार्ट होते हैं, 1 to 13 और 14 to 26, यानी 26 लेटर्स को 2 पार्ट में बांट दो, 1 से 13 तक, 14 से 26 तक, दोनों में 13 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो देखो अगर मैं आपको बोलूंगी कि ए, ठीक है, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, ठीक है, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ये समझ लो मेरी बात, ठीक है। याद रखो पोजिशनल और रिवर्स वैल्यू का मतलब पता है क्या होता है, ठीक है, सम ऑफ 2 अपोजिट लेटर्स, ठीक है, इज इक्वल टू 27। यानी जब भी कभी, मेरा कहने का मतलब है कि अगर मैं आपको बोलूं ये 2 लेटर अपोजिट हैं तो आप उनकी पोजिशनल वैल्यू, प्लेस वैल्यू को ऐड करके देखना, वो 27 आनी चाहिए। इसका मतलब ऐसे है कि अगर मैंने इसको बोला, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 आ गया ना, 21 22 23 24 25 26। अब आप जरा नोटिस करके खुद ही देखना, बोलोगे क्या देखना, कि अगर ये 27 है, जो एक दूसरे के नीचे लिखे हैं वो सब अपोजिट पेयर हैं, यानी 26 लेटर्स हैं तो कितने पेयर बनेंगे, 13 पेयर बनेंगे, तो ये एक दूसरे के अपोजिट पेयर्स हैं। और अपोजिट जो पेयर्स होते हैं, ठीक है, जो अपोजिट पेयर्स होते हैं, हमें इतना कंफर्म है, देखो 26 और 1 27, 25 और 2 27, 24 और 3 27, 23 और 4 27, 22 और 5 27, 21 और 6 27, ऐसे करके ये आपके पास में सारे के सारे कितने हो रहे हैं, 27 हो रहे हैं। इतनी बात क्लियर है ना आपको, बोलोगे यस मैम, ठीक है। चलो तो अब देखो इसमें क्या हो रहा है, अगर ये 27 हो रहे हैं, अभी अपोजिट पेयर आपको याद करने हैं, क्योंकि आपको बार बार जरूरत पड़ेगी कई सारे चैप्टर्स में, तो वहां मैं बार बार आपको ऐसे 27 नहीं कराऊंगी, वहां आपको तुरंत पता हो जाना चाहिए ए के अपोजिट जेड होता है, बी के अपोजिट वाई होता है, मतलब जो जिसके नीचे लिखा है अपोजिट है। अब उनको याद करने की एक बेस्ट ट्रिक बताती हूँ बस, और आज के लिए हमारे सेशन को इतना सफिशियंट होगा। देखो सबसे पहले प्यार से शुरुआत करते हो, प्यार कहता है भाई अभी मत पढ़ना, पहले रीजनिंग को पढ़ लो, क्योंकि लव अपोजिट है। तो अब आप देखते जाओ ये पेयर, अब कभी भी आपको याद रखना है ना, तो ऐसे ट्रिक से रखना याद इजी हो जाता है। चलो एक लव स्टोरी सुनाती हूँ। एक लव स्टोरी स्टार्ट हुई है, अब लव स्टोरी स्टार्ट हुई है तो इसमें 2 लोग चाहिए, तो एक को बना देते हैं जोकर, एक को बना देते हैं क्वीन। तो जोकर और क्वीन यानी कि एक लव स्टोरी में 2 लोग हैं, तो आप जे और क्यू अपोजिट होते हैं, कैसे याद रख सकते हो, जोकर और क्वीन। अब भाई लव स्टोरी शुरू हुई है तो घूमने का प्रोग्राम तो बनेगा बनेगा। अब ये लोग 2 तरीके से घूमने जा सकते हैं, या तो इंडियन रेलवे IRCTC या फिर जीटी रोड जो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। तो या तो ये इंडियन रेलवे यानी सड़क से जाएंगे, क्योंकि अभी बेरोजगार है ना, तो हवाई जहाज से तो नहीं जा पाएंगे, तो या तो इंडियन रेलवे से जाएंगे या जीटी रोड से जाएंगे, ठीक है, समझ में आ गया। चलो भाई अब घूमने जा कहाँ रहे हैं, तो घूमने जा रहे हैं, एक मूवी देखने जा रहे हैं, तो इनका प्लान बना चलो पीके मूवी देखते हैं। कौन सी देखते हैं, पीके मूवी। अच्छा ये एक चीज और रह गई, अब जोकर और क्वीन है, इनके मन में क्या आया, मन, जरा देखना म और ना, इनके मन में आया था कि चलो घूमने चलते हैं इंडियन रेलवे या जीटी रोड से। तो इंडियन रेलवे जी कौन सी मूवी देखने, पीके मूवी, ठीक है। चलो अच्छा आपने बहुत सारे ऐसे सॉन्ग सुने होंगे जो उफ से स्टार्ट होते हैं, जैसे उफ तेरी अदा, उफ उफ मिर्चे, है ना, उफ
बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो उफ वर्ड से होते हैं, और आजकल तो गर्मी, उफ ये गर्मी, तो उफ शब्द जो है वो एक दूसरे के अपोजिट, यूएफ उफ एक दूसरे के अपोजिट बन जाता है। सही है, बात समझ में आ गई। तो बेटा लव स्टोरी शुरू हुई, जोकर क्वीन का मन हुआ चलो घूम के आते हैं, तो इंडियन रेलवे, जीटी रोड और पीके मूवी देख के उन्होंने क्या किया, कौन सी मूवी, वो गाना उस मूवी में कौन सा आया, उफ उफ में, ठीक है। अब मूवी गए हैं तो कुछ खाना पीना भी होगा भाई, तो दो तरीके की चीजें हैं, एक कर लेते क्रैक्स ले लेते हैं, क्रैक्स खाई होगी ना, हाथों में फंसा लेती हूँ मैं तो आज भी, और पीने के लिए ड्यू ले लेते हैं। तो ये क्रैक्स में अगर आप देखोगे तो हम इन दोनों वर्ड्स क्रैक्स, ठीक है, और ड्यू, तो ये क्रैक्स और ड्यू हो जाएगा, तो खाने पीने का इंतजाम भी हो गया, ठीक है। और यही थी A to Z कहानी। अब कर दो टाटा बाय बाय, यही A to Z कहानी हो गया बाय बाय। अब क्या करेंगे, खत्म कहानी, का मतलब ऐसे, कहानी खत्म। तो ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। मतलब किसी ने बोला एम तो आप बोलोगे मन अपोजिट यानी MN, किसी ने बोला L तो लव स्टोरी LO, ठीक है, VE ई के अपोजिट V, U बोला तो उफ, है ना, ऐसे I बोला तो इंडियन रेलवे। तो ये याद करने का तरीका था, ठीक है। चलो भाई, ये आपको दोनों चीजें याद होनी चाहिए। जब हम पहली क्लास से, आज शाम को हमारे 7 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, और ये जब जब लेटर की जरूरत पड़ेगी, अब मैं दोबारा आप लोगों को नहीं बताऊंगी प्लेस वैल्यू क्या होती है, अपोजिट क्या होता है, नाउ यू हैव टू रिमेंबर, मेमोराइज। अब आपको इसको याद रखना है, तरीका मैंने बता दिया, कुछ एक दो बार रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा। आई होप कि ये सेशन, ये क्लास आप लोगों के लिए अंडरस्टैंडिंग रही होगी कि हाँ भाई हमें क्या पढ़ना है, फिर कैसे पढ़ना है, और अगर इतने सारे चैप्टर्स में कुछ बेसिक है तो उसको याद करने का तरीका क्या है। इससे आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू हम चीजों को कैसे मेमोराइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं शाम को 7 बजे से अपनी रेगुलर